Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to discuss about the last topic of matrices and determinant, that is the applications. That is the real application of matrices and determinant. That is in the Leonov input-output model. In 1951, the professor Wesley Leonov, a Nobel Prize winner, deals with this particular question. What level of output should each of an industries in an economy produce in order that it will just sufficient to satisfy the total demand of the product? यानी कि अपनी इंडस्ट्री के अंदर कितना आउटपुट लेवल होना चाहिए जो उसकी टोटल डिमांड है उसको सेटिस्फाई किया जा सके. That means the main reason of the term input-output analysis. The output of any industry is needed as the input in many other industries and even for the industry itself. Therefore, the correct level of steel output will depend on the input requirement of all the industries. In turn, we can say that the out of many other industries will enter into steel industry as the input. Okay, यानी कि कुछ भी हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें डिपेंडेंट तो रहना होता है ना दूसरी चीजों के ऊपर. ठीक है, तो यही हमारे पास इंडस्ट्रीज के ऊपर भी है. And now, in view of inter-industry dependence, any set of correct output levels for an industries must be one that is consistent with all input requirement in the economy. Okay, so that the bottlenecks will arise anywhere. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है दैट इज ए ग्रेट यूज इन द प्रोडक्शन प्लानिंग. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे पास या किसी भी प्रोग्राम्स के लिए ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस जरूरी है फाइंड करना. इसका काफी यूज है. And now that means in this problem input output industry of another industry and vice versa. यानी कि रिलेशन हमारे पास क्या है, दैट इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इन द इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडस्ट्रीज. यानी कि मीन्स इस मॉडल का मेन आइडिया क्या है कि कंजप्शन इक्वल प्रोडक्शन. यानी कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी का सारा आइटम्स, ये सारी की सारी आइटम्स कंज्यूम हो जानी चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. तो इसके लिए हमने किसका यूज करना है, मैट्रिसेस का यूज करना है. ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल. इनपुट आउटपुट मॉडल नॉर्मली हमारे पास नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज से है, उनका जो फ्रेमवर्क है वो कॉम्प्लिकेटेड सही होता है. इन प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रूल्स हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं. फर्स्ट ये है कि ईच इंडस्ट्री प्रोड्यूस ओनली वन होमोजेनियस क्वांटिटी. ठीक है, अगर हम डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत सारा खर्चा आ जाता है. इसलिए हमारे पास बेटर यही होगा कि एक होमोजेनियस क्वांटिटी को ही प्रोड्यूस करना चाहिए. ईच इंडस्ट्री यूजेस ए फिक्स्ड इनपुट रेशियो for the production of its output, and the production in every industry is subject to a constant return to scale, so that a careful change in every input will result in an exactly careful change in the output. And now input output model, that is of two types. First one is the closed input and second one is the open input. In closed input that means जो भी प्रोडक्शन कंज्यूम हो रही है, ठीक है, एंटायर प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय एनी इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन. और ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल में क्या है कि कुछ प्रोडक्शन तो जो पार्टिसिपेट कर रही है इंडस्ट्रीज के अंदर
वो यूज करती है, और कुछ जो बाकी बच जाती है उसको एक्सटर्नल एजेंसीज कंज्यूम करती है। और जो क्लोज्ड इनपुट है उसके अंदर हम फाइंड करते हैं इनकम ऑफ ईच पार्टिसिपेंट इन द सिस्टम, और जो ओपन है उसके अंदर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव ए forecasted demand and the amount of production required to achieve a current demand is okay। अब स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं कि क्या है मेनली, यानी कि इसके अंदर क्या है हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, total output of each industry if the final demand changes and the economic structure does not change। okay? यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 इंडस्ट्रीज है 1 2 3, ठीक है, और उसका जो डाटा है इनपुट आउटपुट ट्रांजैक्शन टेबल, इसको हम ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, दैट इज लाइक दिस। आउटपुट है हमारे पास इंडस्ट्रीज 1 2 3, और ये फाइनल डिमांड कितनी है, टोटल आउटपुट कितना है, और ये इंडस्ट्रीज में इनपुट कितना है x11 x12 x13 d1, ये टर्म्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये देखते हैं कि ये जो x11 x12 xij ये क्या चीज है। तो xij क्या है, आउटपुट ऑफ ith इंडस्ट्री कंज्यूम्ड एज इनपुट बाय द jth यूनिवर्सिटी, यानी कि ये हमारे पास है, सपोज करें कि x32 है, x32 का मतलब है ये जो 3 है सबस्क्रिप्ट में, 3 तो इनपुट के लिए है, ठीक है, यानी कि थर्ड इंडस्ट्री ने तो इसको इनपुट दिया इसको, ठीक है, और जो आउटपुट हुआ वो सेकंड जो इंडस्ट्री है उसने इसको यूज किया, ठीक है। तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रेफर्स टू द इनपुट एंड सेकंड दैट इज रेफर टू द आउटपुट, ओके। और DI क्या है, दैट इज द टोटल डिमांड, यानी कि फाइनल कंजप्शन ऑफ ith इंडस्ट्री, और XI that is the rupee value of the total output of the ith industry, ओके। और ये जो XI X2 X3 है इसको फाइंड करने के लिए क्या है, इन सब का सम रो के अकॉर्डिंगली x11 plus x12 plus x13 plus d1, so that means we have to write xi is equal to xi1 plus xi2 plus xi3 plus di, where I is equal to 1 2 3. And now we have the input output coefficient matrix. The input output coefficient matrix is a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, where aij is equal to xij divided by capital Xj, ठीक है, यानी कि a11 फाइंड करना है तो इसका मतलब a11 डिवाइडेड बाय x1, और a12 फाइंड करना है दैट मींस x12 डिवाइडेड बाय x2, और a13 x13 डिवाइडेड बाय x3, ओके। मेनली तो इसके स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है, बाकी तो हमारा वही पैटर्न है, ठीक है। तो अब हमने जैसे ये किया था कि xi जो है वो xi1 प्लस xi2 xi3 प्लस di है, तो जो पहले जो हमने किया था x11 a11 जैसे फाइंड किया था, a11 से हमने x11 फाइंड किया, तो x11 इज इक्वल टू a11 इंटू कैपिटल x1, x12 इज इक्वल टू a12 इंटू कैपिटल x2, a13 is equal to a1 x13 is equal to a13 into capital x3, ठीक है। ये वैल्यूज हम किस में सब्स्टिट्यूट करें, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, x1 is equal to a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus d1, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बनेगा 1 minus a1 into x1 minus a12 into x2 minus a13 into x3 is equal to d1, ठीक है। सिमिलरली हम x2 के लिए x3 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बनेगा माइनस a21 x1 प्लस 1 माइनस a22 x2 माइनस a23 x3
is equal to D2 and minus A31 x1 minus A32 x2 plus 1 minus A33 x3 is equal to D3. Okay, and now this can be written as, ये जो हमारे पास इक्वेशंस बन गई थी इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, दैट इज 1 minus a into x is equal to d, where I minus a, this is I minus a, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, I क्या है, एंटी मैट्रिक्स, तो I minus a it becomes 1 minus a11 minus a12 minus a13 minus a21 1 minus a22 minus a3 minus a31 minus a32 and 1 minus a33, or x that is the variable matrix x1 x2 x3 and d that is the demand matrix d1 d2 d3. And how will you find this x from this equation? We have to find the inverse of this, 1 minus I inverse I minus a inverse into d, and here is the condition, the determinant of I minus a is not equal to 0. That means I minus a is non-singular. अब इसके अंदर जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, a क्या है, that is the input output coefficients, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स या टेक्निकल कोफिशिएंट से बना हुआ है, इसलिए हम टेक्निकल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं. ओके, और ये जो I माइनस a है, I माइनस a दैट इज नोन एज लियोनोव मैट्रिक्स, और x कैपिटल X दैट इज द टोटल आउटपुट एंड d दैट इज द फाइनल डिमांड ऑफ ईच इंडस्ट्री, एंड I क्या है, दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब इस मॉडल के अंदर अगर हमारे पास 2 इंडस्ट्रीज हैं, अभी तो हमने 3 इंडस्ट्रीज के लिए बताया था, अगर 2 इंडस्ट्रीज हैं देन वी हैव 1 minus a11 minus a12 minus a21 and 1 minus a22 और वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 और d1 d2 दैट इज द डिमांड मैट्रिक्स. और सेम इसी तरह से हम इसको n इंडस्ट्रीज के लिए भी बना सकते हैं. ओके, the next one is the Siemens-Hawkins conditions for viability of the system. Viability of the system यानी कि प्रैक्टिकली कितना ये एप्लीकेबल है. ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये एप्लीकेबल है सिस्टम, यानी कि वाइबल है. अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वाइबल नहीं है. मेनली हमारे पास 2 कंडीशंस है. द फर्स्ट वन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ Leonov matrix, that means determinant of I minus a, that should be always positive. ठीक है. सेकेंड है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 minus a11 1 minus a22 1 minus a33 that should be positive. It means we can say that a11 is less than 1, a22 is less than 1, a33 is less than 1. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सिस्टम वाइबल है, अदरवाइज नहीं है. ओके, एंड नाउ वी हैव टू कंसीडर द एग्जांपल. फ्रॉम द फ्लोइंग इनपुट आउटपुट टेबल राइट द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स. तो सबसे पहले तो हमें टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स राइट करना है. तो उसके लिए हमने क्या किया, ये सेक्टर ए गिवन है, ये इनपुट के लिए है और ये आउटपुट के लिए है. ये 50 150 100 75 और फाइनल डिमांड है 200 और 100. ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए क्या है कि टोटल आउटपुट ऑफ द सेक्टर ए इज 50 150 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 400. और यहाँ पर क्या है, टोटल आउटपुट ऑफ द सेक्टर 100 प्लस 75 प्लस कितना होना चाहिए 100 दैट इज इक्वल टू 275. यहाँ गलती से लिखा हुआ है. ओके, दैट इज इक्वल टू 275. एंड नाउ we have to find the A11. टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स में A11, A12, A21 और A22 है. ठीक है, तो X11 हमारे पास है 50, X12 150, D1 200 और टोटल आउटपुट कितना आया था, कैपिटल X1 दैट इज 400. और इसके लिए इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, Aij is equal to Xij divided by capital X.
तो A11 फाइंड करना है, X11 डिवाइडेड बाय X1, X11 50 डिवाइडेड बाय 400 दैट इज 1/8, और A12 फाइंड करने के लिए X12 दैट इज 150 डिवाइडेड बाय कैपिटल X2 is 275, it becomes 6/11, ठीक है। सेम इसी तरह से A21 दैट इज X21 डिवाइडेड बाय कैपिटल X1 100 डिवाइडेड बाय 400 दैट मींस 1/4, और A22 X22 डिवाइडेड बाय X2, ठीक है, 75 डिवाइडेड बाय 275 दैट इज इक्वल टू 3/11, and now we have to write in the form of matrix that is known as technology matrix, A11, A12, A21, A22. That means substitute the values, we get the technology matrix. Okay. Next one, for a sector, two sector economy with production sectors 1 and 2, the intersections demand and the final demand are this one. That is the producing sector, this is the receiving sector, and final demand is 206 and 292. We have to find the total output of the sector 1 and 2. Total output यानी कि इन सब का प्लस करोगे और ये हो जाएगा प्लस, और टेक्निकल कोफिशिएंट जैसे अभी हमने फाइंड किया था A11, A12, ठीक है, और टेक्निकल कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, अभी किया था, और लीनोट ऑफ मैट्रिक्स I minus A, and verify the Siemens-Hawkins conditions for the viability of the system. And now you have to see this. First of all, we have to find the total output, that is 264, 410 plus 206 is equal to 880. Then total output 528, 204 plus 292 is equal to 1024. ठीक है, तो X1 हो गया 880, X2 हो गया 1024, and now we have to find the which term, technical coefficients. Input output coefficients is given by Aij is equal to Xij divided by capital Xj. So it means A11 X11 divided by capital X1. A11 कितना है, X11 that is equal to 264 और capital X1 880 that is equal to 0.3, और A12 X12 divided by capital X2 410 divided by 1024 that is equal to 0.4. सेम इसी तरह से A21 X21 divided by capital X1 528 divided by 880 0.6. सेम इसी तरह से हमने A22 फाइंड किया, ठीक है, and now we have to write this in the form of matrix 0.3, 0.4, 0.6, 0.2. Now the Leonard of matrix I minus A, I में से इसको माइनस किया, you will get 0.7 minus 0.4 minus 0.6, 0.8. अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेट इज आल्सो पॉजिटिव, एंड देयरफॉर this Leonard of matrix is, this conditions is viable. Okay, and now we have find the demand matrix which is consistent with technology matrix and the output matrix is given, and test the Siemens-Hawkins conditions for the viability of the system. अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि A11, A22, A21, A22 गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, डिमांड मैट्रिक्स. डिमांड मैट्रिक्स क्या होता है, I माइनस A इंटू एक्स, ठीक है, A भी गिवन है, X भी गिवन है, I आपको पता ही है, तो फाइंड कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get this demand matrix 13.7, 8.9, that is the demand matrix. ठीक है, अब ये जो Leonard of matrix है I माइनस ए का डिटर्मिनेंट देखिए 0.60 है, पॉजिटिव है, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, इट मींस बोथ द कंडीशंस ऑफ Siemens-Hawkins conditions are satisfied and therefore the system is viable. Okay, and now see the next one.
For a two-sector economy, input-output coefficient matrix of two industries are this one. Technology matrix given है. If the final demand of the two industries are 300 and 100 units respectively, find the gross output of the industries. ठीक है, gross output यानी कि we have to find x1, x2. टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स गिवन है और डिमांड मैट्रिक्स की गिवन है. तो हमने क्या फाइंड किया? लीनियर ऑफ मैट्रिक्स i माइनस ए दैट इज इक्वल टू बी. अब हम क्या करने, क्योंकि हमने x फाइंड करना है, हमारे पास कंडीशन होती है ना कि i माइनस एक्स इज इक्वल टू डी, तो हमें यहाँ से x फाइंड करना होता है. x इज इक्वल टू i माइनस ए इनवर्स इनटू डी. तो i माइनस ए को हमने क्या सपोज किया? b सपोज किया था. ठीक है, तो ये हमारे पास b आ गया था 0.75, 0.20 एंड सो. फिर हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है. इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ b और डिटरमिनेंट ऑफ b. यानी कि x1 x2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/0.3750 दिस v इनवर्स का जो मैट्रिक्स हमने लिया है इनटू डिमांड 300 and 100. Simplify this, we get 1400. That is the gross output of the two industries. And now the next one, the flowing transaction matrix. Find the gross output to meet the final demand 200 units of agriculture and 800 units of industries. यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है? ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स गिवन है और ये डिमांड भी गिवन है. हमने जो ग्रोस आउटपुट फाइंड करना है वो इस डिमांड के अकॉर्डिंगली फाइंड करना है. ठीक है, 200 यूनिट्स एंड 800 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? इसका x1 और x2 फाइंड करेंगे. तो x1 जैसे आपको पता है 300, 600 प्लस 100 और ये 400, 1200 प्लस 400. That gives the x1 and x2 1000 and 2000. ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स. तो aij इज इक्वल टू xij डिवाइडेड बाय कैपिटल XJ. इससे हमने फाइंड किया टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स. तो i माइनस ए लीनियर ऑफ मैट्रिक्स b आ गया. फिर हमने b इनवर्स फाइंड किया. ठीक है, ताकि हम x1 और x2 फाइंड कर सके. तो x1 और x2 जो आया हमारे पास 1000 and 2000. तो दैट वेरीफाइज द गिवन डाटा. अब न्यू डिमांड कितनी है? 200 and 800. ठीक है, तो x इज इक्वल टू i माइनस ए इनवर्स इंटू डी. तो i माइनस ए दैट इज माइनस 0.16 और ये 0.4, 0.3, 0.4 एंड 0.7 दैट इज बी इनवर्स जो भी हमने फाइंड किया था इनटू डिमांड 200 and 800. ठीक है, we simplify this, we get 2000 and 4000. That means to meet the new final demand, the output of agriculture sector must be 2000 units and industry sector must be 4000 units. Okay, and now see the last question, last example. For a two-sector economy consisting of sectors 1 and 2, the following table gives the technical coefficients. That is the producing sector and this is the receiving sector. And here we have given labor unit requires 0.2 and 0.5. For final demand of the two sectors are 11 and 12. Calculate the total units of labor required. फाइनल डिमांड 11 और 12 है. हमने टोटल यूनिट्स फाइंड करनी है लेबर रिक्वायर्ड की.
ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन ही है 0.5, 0.3, 0.3 एंड 0.2. डिमांड मैट्रिक्स हो गया 11 एंड 12. Leonot of matrix I minus A, we have to say that is equal to B. And now find the B inverse, determinant of B, then adjoint of B. B inverse is equal to adjoint of B divided by B, determinant of B. That is the Leonot of matrix. B inverse. B inverse is 1 by 0.31 into में this term. तो x1 x2 हमारे पास क्या है, ग्रोस आउटपुट्स. तो x is equal to I minus A inverse into D. That means x1 is equal to 40 and x2 is equal to 30. Okay, and then we have to find x. x is equal to I minus A inverse into D. तो x1 40 आया था और x2 30. ठीक है, ये भी हमने फाइंड किया था. उसके बाद हमने क्या करना है, जो फाइनल डिमांड के लिए हमारे पास जो ग्रोस आउटपुट है 40 एंड 30, तो टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड L1 L2 इंटू x1 x2. ठीक है, जो लेबर यूनिट्स है उसको रो मैट्रिक्स में और जो आउटपुट है उसको कॉलम मैट्रिक्स में. मल्टीप्लाई दिस वी गेट 23 यूनिट्स. That is the total units of labor required. I hope you understand. If there is any doubt, then you can contact me. Okay. Thanks and have a nice day.